सभापति जी, मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने के लिए आपने अनुमति दी, उसका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, आज हम लोग पशुपालन, आयुर्वेद, देवस्थान उन विषय पे बात कर रहे हैं जहां सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कहने को तो बहुत सारी योजनाएं बनती है, बजट भी देते हैं, मगर वो मूर्त रूप ले नहीं पाती। आज भी जो पूरे प्रदेश को हमारे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां से हो सकती है, सबसे ज्यादा जिस वर्ग का हम लोग ध्यान रख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके बारे में सरकारों को सोचने की आवश्यकता थी, और समय समय पे उन लोगों ने अपने हिसाब से बजट के माध्यम से या दूसरे माध्यम से घोषणाएं की और वो उसको लाभ नहीं मिल सका, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग खड़े हैं। सभापति जी, पशुपालन और पशुधन हमारे प्रदेश का मुख्य स्रोत रहा है। आज हमारी क्या स्थिति हो रखी है? पशुपालन में हमारे दो प्रकार के पशुपालक हैं। एक पशुपालक जो हमारे खुद के खेत पर जो खेती करता है और खेती के अलावा अपने पास में दुधारू पशु रखता है, वो भैंस रखता है, वो गाय रखता है। और एक पशुपालक जो पशुधन लेकर जगह जगह जाता है, अलग अलग जगह जिलों में या प्रदेशों के बाहर जाकर उस पशुधन को लेकर जाता है, उनकी चराई करता है, कठिन जीवन जीता है और वो पूरे क्लस्टर में, बाड़े में रहता है, भले वो भेड़ हो, बकरी हो, ऊंट हो, वो पशुपालक है जो उस पशुधन को लेकर जाता है। सभापति जी, हम लोगों ने इस वर्ष हम लोग ऊंट का वर्ष मना रहे हैं। यूएनओ ने भी ये बात कह दी। राजस्थान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो 90 देश है, उन 90 देशों में भारत तीसरे नंबर पे है जिसमें सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। आज हमारे यहाँ क्या स्थिति है? आप 2012 की जनगणना देखो। 2012 की जनगणना के अंदर हमारे करीबन 3-3.5 लाख की जनसंख्या ऊंटों की आई थी। आज हमारी स्थिति, हम 2 लाख से भी कम हो गए। उसका क्या कारण रहा? उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। हमने यह बिल पास करके और ऊंट को राजस्थान का, प्रदेश का पशु घोषित कर दिया, मगर उसके साथ साथ में हमने क्या किया? हमने उस पशुपालक के साथ अन्याय कर दिया। आपने बजट के अंदर 10,000 रुपए को 20,000 रुपए किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, मगर उसमें 2 कमियां हैं। एक तो आप उसका इंस्टॉलमेंट, माननीय मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो 20,000 रुपए आप एक साथ में दो। आप 10,000 दे रहे हो, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। 5,000 आता है, वो उसका काम शुरू करता है, जब तक वो 5,000 दूसरा आता ही नहीं है उसके पास में। तो 20,000 रुपए क्या होते हैं? 20,000 आप उसको एक साथ में दोगे, तब जाके वो एक साथ में उसका काम शुरू करेगा। दूसरा, आपने उसको राज्य पशु घोषित कर दिया, मगर उसके अंदर इतने राइडर्स डाल दिए। अभी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ साथी पारिक साहब जब अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने कुछ पशुओं के बारे में जो बाहर जाते हैं प्रदेश के, उनके बारे में भी उन्होंने आपको अंकित किया था। आपने जो राज्य पशु घोषित किया, उसके अंदर आपने एक राइडर डाल दिया। राइडर में आपने क्या लिखा? 7 नंबर पे, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इशू स्पेशल परमिट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कैमल फ्रॉम राजस्थान for agriculture or daily farming purposes for its participation in animal fair, and before granting such permission the competent authority shall also ensure that such export in no way reduces the number of such camel below the level of actual requirement of the local area। अब इसमें आपने क्या किया? आपने इसमें क्या किया? आपने ये राइडर डाल दिया कि वो पशु मेले में जा रहा है प्रदेश के बाहर, वो प्रदेश के बाहर में कृषि के काम से, खेती के काम से सदस्य बोल रहा है, कृपया आप थोड़ा इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखो। वो सदस्य श्रवण जी का माहौल खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए तो आपने ये राइडर डाला है। कैसे वो ले जाएगा? कैसे कृषि कार्य के लिए वो उसको बाहर भेजेगा? कैसे खरीदार आएगा? कैसे वो उसको लेके जाएगा? और मादा तो ठीक है, पर नर ऊंट जिसको वो पाल रहा है, आप 20,000 रुपए दे रहे हो मात्र। अभी आपने बजट में किया है, 10 हमारे समय में हुआ था,
मगर उसके बाद में जब वो उसके काम नहीं आएगा, आगे कृषि के काम में नहीं आएगा, आगे उसको भेज नहीं पाएगा, आपने इतने सारे राइडर लगा दिए, तो मैं समझता हूं इस विधानसभा में वापस इसका अमेंडमेंट बिल आना चाहिए मंत्री महोदय, और उसमें जो अमेंडमेंट जरूरी है, जो इस पशुपालक के हित में है, वो अमेंडमेंट हमको करना बहुत जरूरी है। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। बाकी तो आपको ध्यान ही है कि हम लोग ऊंट का आपने बीकानेर में भले लगा दिया, वो डेयरी पर्पसेस है, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको देने के लिए, मगर आपके सरस डेयरी का सब जगह सारी व्यवस्था है, मंत्री भी आप है डेयरी के, तो आप सब जगह इनके बूथ खोलो। और जो आपके एनीमिया की कमी है, हड्डियों की तकलीफ है, एक इंसुलिन के बराबर एक दूध होता है एक गिलास ऊंटनी का, जो प्रूव हो चुका है, ये सारी बातें हैं। और इसका लाभ अगर सबको देना है ताकि चिकित्सा व्यवस्था भी तय हो जाए उनकी, तो आपको इन सबको उन बूथों पे ले जाना पड़ेगा, वो बाई प्रोडक्ट वहां देने पड़ेंगे, बाई प्रोडक्ट वहां जाएंगे, जब जाके उसको आमदनी भी प्राप्त होगी, डेयरी को भी होगी, और आम व्यक्ति यहाँ का जो है वो लाभान्वित भी हो पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गायों की बात की, ये बात सही है कि 2008 और 13 के कार्यकाल में इस पूरे देश के अंदर राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने गायों के लिए निदेशालय बनाया, डायरेक्टरेट बनाने की घोषणा की, और 100 करोड़ रुपए से वो कार्य उस समय कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। ये पूरे देश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अनुदान मिल रहा है, महीने भी बढ़ाते गए हम अनुदान के, मगर उस पशुपालक का क्या, जो गाय लेके, जिसके बड़ी संख्या में उसकी गाय है, वो एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों में भी जाता है और उन गायों को संभालता है, उनके बारे में कौन बात करेगा? वो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में उन पशुओं को खुले खेत में सोता है, बारिश सहन करता है, गर्मी सर्दी सहन करता है, और उसको आप कुछ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है कि आप ये हिम्मत दिलाओ। बाकी तो कांग्रेस की सरकारों ने सब्सिडी भी कर दी, अनुदान देने की बात कर दी, डायरेक्टरेट बना दिया, मगर आज आप घोषणा करेंगे, आप मारवाड़ से आते हो, पशुपालक पूरे जो है आपके वहाँ इलाके में है, आपके वहाँ भी जनसंख्या उनकी बड़ी है, आप सब जानते हो। मैं विश्वास रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी शक्ति है, आज आपकी शक्ति का आप उदाहरण पेश करोगे, और जो गाय लेके विभिन्न प्रदेशों में और जिलों में घूमते उन गौपालकों के लिए आप अनुदान देने की आज घोषणा करोगे और राजस्थान में एक मिसाल कायम करोगे, हिंदुस्तान में ये मिसाल कायम करोगे। ये निवेदन और आशा मैं आपसे करता हूं और ये रखता हूं। सभापति जी, इसके अलावा आज पशुपालकों की क्या समस्या है? मैंने आपको पहले ही कहा मंत्री महोदय, आप उस इलाके से आप जानते हो, जो लोग भेड़ लेकर, जो लोग बकरियां लेकर विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, जैसे हरियाणा में है, आज दिल्ली के बॉर्डर के पास, एमसीडी के इलाके के बॉर्डर के पास में, और हरियाणा के अंदर करीबन 2 लाख गाय राजस्थान की बैठी है। 1 लाख गाय तो आपके क्षेत्र के आसपास की 2-3 जिलों की है। उनके बारे में कौन साख संभाल करेगा? जो भेड़ बकरियां लेके जा रहे हैं, पहले सिस्टम था, चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर मीटिंगें होती थी, उनके रूट तय थे कि उनको किस रूट से जाना है, क्या सुरक्षा उनको दी जाएगी। वो मध्य प्रदेश से आ रहा है तो उसका ये रूट रहेगा, गुजरात जा रहा है तो ये रूट रहेगा, हरियाणा जाएगा तो ये रूट रहेगा, पूरी इसकी सुरक्षा उनको उपलब्ध होती थी। चीफ सेक्रेटरी जी मीटिंग लेते थे, उसके बाद में डिपार्टमेंट मीटिंग रहता था, उनके खाद्य की क्या प्रॉब्लम आ रही है, खाद्य सामग्री उनको मिल नहीं रही, त्रिपाल मांग रहे हैं बारिश के लिए। देश आजाद होने के इतने वर्षों के बाद में जो पशुधन को अपने संतान की तरफ प्रेम करता है, वो आज त्रिपाल मांग रहा है। एक्सीडेंट रोड पे हो जाते हैं, हम देखते हैं, रोड पे जाते हैं, ट्रक ने इतनी सारी भेड़ मार दी, बिजली गिर गई, उसकी भेड़ें मर गई, उस परिवार की तो खुद की मौत उस दिन हो जाती है जब एक साथ में उसकी 50-50 जो है भेड़ और बकरियां मर जाती है, और हम उसकी ज्ञापन लेते, आगे कुछ नहीं हो पाता। आप फॉरेन सिस्टम तय करें कलेक्ट्रेट के यहाँ, रोड एक्सीडेंट में इंसान की मौत होती है, हम 50,000 लाख रुपया उसको उसी समय जो है वहां जाके दे देते। तो आप ये भी घोषणा कराएं कि इस प्रकार का अगर कोई एक्सीडेंट होता है और वेरीफाई हो जाता है कि भेड़ कहाँ की है, क्या है, तो उसके पश्चात जिला कलेक्टर के ऑफिस से उसको जो है उसका अनुदान या मुआवजा उसी समय उसको मिल जाए तो वो परिवार को संबल मिलेगा, नहीं तो वो काम नहीं हो पाएगा। और उसके अतिरिक्त ये जो व्यवस्था है, जैसे कोटा की तरफ से जाते हैं, जंगलों में सेंचुरी आ गई, रोड आपने बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, पानी की बीच में व्यवस्था थी वो सारी बंद कर दी। आप पुनः जो मीटिंग होती है, अभी जून महीना, जुलाई महीना, और सब लोग आएंगे वापस राजस्थान, अक्टूबर नवंबर में वापस चले जाएंगे राजस्थान के बाहर, तो आप उस मीटिंग की व्यवस्था तय कराएं
कलेक्ट्रेट में और यहाँ जयपुर के स्तर पे वो मीटिंग हो जाए ताकि उनको पूरी जो है वो सुरक्षा जो है वो उपलब्ध हो पाए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी आपके विभाग के अंदर जो पद है, आपके खुद के प्रतिवेदन जो है 23-24 का, उसमें आपने सारी जानकारी दी है। उसमें 139.58 लाख में से 2 लाख ही खर्च हो पाए। अब बताओ क्या स्थिति है, कैसे हम उन पशुपालकों की या पशुधन की बात करेंगे। ये तो मैं आपको 1-2 ही मोटी बात बता रहा हूँ। ये जो पद रिक्त है उनको भरो तो ही आगे जो है इसका काम हो पाएगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक एक विषय देवस्थान पर और आयुर्वेद पे निवेदन करना चाहता हूँ। देवस्थान विभाग हमने बना तो दिया, देवस्थान विभागों में ट्रस्ट भी रजिस्टर हो रहे हैं और भी सारी प्रक्रिया हो रही है, पर आज क्या हालत है हमारे डिपार्टमेंट की। आज वो देवस्थान विभाग काम आ सकता है या हमारे परम पूज्य सभी साधुगंत मठाधीश भी विराजे हैं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। ये हम लोग प्लीज सदस्य बोल रहा है, अगर मीटिंग करनी है तो आपके लॉबी में जाकर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत आज राजस्थान की जनता आपको यूट्यूब पे सब पे देख रही है, आप बातें कर रहे हो, आपका सदस्य बेचारा वो सारी बात रख रहा है, आप बातें कर रहे हो, इधर तक आवाज आ रही है। यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और यूट्यूब पे जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। मैं दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदस्य को कह रहा हूं, अब की बार बात करेंगे नाम लेकर पुकारूंगा, आपकी बात आपके क्षेत्र में जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। 2 मिनट मेरे जोड़ देना, ये आप वाले भी। तो माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग में आज ये पक्ष और नापक्ष में, माननीय सदस्य भी मेरे से पूर्व जो बोल रहे थे, पक्ष और नापक्ष में तो राजनीतिक व्यवस्था भले बांट ले, मगर उसके बांटने से किसी का धर्म, किसी की जाति वो छुप नहीं सकती। उसकी धर्म और उसकी जाति जो है और उसका जो कर्तव्य है समाज के प्रति, उसके जाति और धर्म के प्रति, वो काम चलता रहेगा। ये हमारी राजनीतिक विचारधारा है जो हम हाँ पक्ष और ना पक्ष में अपनी ये बात कर रहे हैं। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मठों की परंपरा है, आप जानते हो, आप भी वहाँ से आते हो, बाबूजी विराजे हैं, सारे लोग हैं। हमारे यहाँ नई प्रथा चली है कि मठों और उसमें जब लगा कि मठों के अंदर व्यवस्था बहुत तगड़ी चल रही है तो कोई भी आपके विभाग के अंदर आके कागज दे देता है कि इस मठ पे मेरा अधिकार है। मठ पे किसी का अधिकार नहीं है, मठ पे उसका अधिकार है जो वहां मठाधीश है, और उस मठाधीश ने गुरु दर गुरु और शिष्य दर शिष्य जिसने चादर बदली है और उनकी समाधियां हुई है, उस मठाधीश की उस मठ के अंदर व्यवस्था है। आप संरक्षण देना ऐसी बातों में ताकि जो है हमारी व्यवस्था धर्म की खराब नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय 3 मिनट 4 मिनट मैं लूंगा, 2-3 पॉइंट ही कहना चाहता हूँ। सभापति जी, अध्यक्ष महोदय मेरे मुंह से निकला है, भविष्य में शुभकामनाएं आपको भी कभी। तो सभापति जी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। आप देवस्थान विभाग के अंदर एक तो फॉरेस्ट, एक रेवेन्यू, एक टूरिज्म, इन 4 की कमेटी बनाकर आप देवस्थान से जो आपके मंदिर संचालित हो रहे उनकी आप रिव्यू कराइए। होता क्या है कि आपने तो ट्रस्ट रजिस्टर कर दिया, ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट ने अपनी बापहोती बना दी मंदिर को। अब वो जब चाहे उस ट्रस्ट का इतना मोनोपोली हो जाती है कि जो वहां चने बेचने वाला गरीब आदमी है, खिलौने बेचने वाला गरीब आदमी है, उसको कभी भी आके उठा देते हैं कि हमने नहीं उठाया, फॉरेस्ट वाले ने उठाया। फॉरेस्ट के पास जाओ तो साहब देवस्थान विभाग की भूमि है, उनसे बात करो। तो फिर कैसे काम चलेगा जब तक आप फॉरेस्ट की, रेवेन्यू की, टूरिज्म की और देवस्थान की टीम गठित नहीं करोगे तो ये कार्य आपका हो नहीं पाएगा। एक अंत में आपसे मैं बस इतनी बात, एक आखिरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के अंदर हमारी सरकार ने और सबने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का भी आयोजन शुरू किया था, उसको प्रमोट कराइए। 100 लाख का बजट था, 1 लाख खर्च हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी है आपके प्रतिवेदन में, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। एक आपके पास में प्रस्ताव आया हुआ है, वहां से नगरपालिका माउंट आबू से सरकार भी शायद ये विचार रखती है, अगर आपको उसका नाम आपके माध्यम से आबूराज रखना हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप जहां से कैबिनेट में, हाउस में जहां भी लाना चाहे हम उसका समर्थन करेंगे उस नाम का, और कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, मेरी बात समाप्त कर रहा हूं, और आपको एक ही बात का निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके देवस्थान विभाग को आप देखिए, श्री ट्रस्ट की भूमियां उपयोग में नहीं आ रही और गड़बड़ हो रही है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।